तसव्वुर कीजिए रात के 2 बज रहे हैं और शहर की सारी रोशनियां मदम हो चुकी हैं और आप अपने नरम बिस्तर पर सो रहे हैं एकदम मजे के साथ। लेकिन शहर के एक अंधेरे कोने में एक पुराने गोडाउन जैसी बिल्डिंग के अंदर कुछ मासूम बच्चों की चीखें दीवारों के अंदर दफन हो रही हैं और उन्हें कल सुबह की ड्यूटी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उन छोटे छोटे बच्चों के जिस्म पर नए जख्म बनाए जा रहे हैं और उनकी आंखों में खौफ बढ़ा जा रहा है। अगली सुबह वही बच्चा आपकी गाड़ी के शीशे पर हाथ मारता है और आपका दिल पिघल जाता है। आप उसे एक छोटा सा नोट देते हैं पैसों का और आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको इसी गलत फहमी है कि आपने उसकी मदद की। लेकिन क्या कभी आपने उस बच्चे का पीछा किया है? उस 10 रुपए का नोट उस बच्चे की फटी हुई जेब से निकलकर गली के कोने पर खड़ी एक एक्सपेंसिव लग्जरी SUV तक कैसे पहुंच जाता है? आज हम इस अंधेरी दुनिया की स्टेप बाय स्टेप तलाशी लेंगे, जहां दर्द एक प्रोडक्ट है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो आपके जज्बात को करेंसी में बदल देता है। आज बात होगी दी बेगर माफिया की। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सड़कों को एक खामोश कब्रिस्तान बना दिया है, जहां इंसान जिंदा तो हैं लेकिन उनकी रूह रोज बरोज बेची जाती है। बेगर माफिया कोई आवारा लोगों का ग्रुप नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं है। इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि पैसा ऊपर तक कैसे जाता है। सबसे ऊपर होता है बेगर किंग। ये वो शख्स है जिसको आप कभी भी सड़क पर नहीं देखेंगे। ये शहर के बड़े बेंगलोर में रहता है। बड़े पॉलिटिशियन और करप्ट ऑफिसर्स के साथ इसका उठना बैठना होता है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन और एक्सपेंशन को इंश्योर करना। और इसके नीचे आते हैं एरिया मैनेजर्स। हर शहर को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट दिया गया है। दिल्ली का कनॉट प्लेस, मुंबई का मरीन ड्राइव या लाहौर का लिबर्टी चौक, हर प्रीमियम लोकेशन की बोली लगती है। इन ठेकेदारों का काम होता है रोजाना का कलेक्शन जमा करना और नए भिखारियों को हायर करना या फिर किडनैप करके लाना। और इसके बाद आते हैं हैंडलर्स यानी सुपरवाइजर्स। ये वो लोग हैं जो आपको सिग्नल के आसपास नजर आएंगे। इनका काम होता है कि भिखारियों पे नजर रखना कि कहीं भिखारी भाग ना जाए या फिर कोई ज्यादा पैसे छुपा ना ले। ये लोग लॉजिस्टिक्स संभालते हैं, यानी सुबह भिखारियों को ट्रक भर कर ड्रॉप करना और रात को पिक करना। अब बात करते हैं फुट सोल्जर्स की यानी दी बेगर्स। और ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें हम अफसोस के साथ भिखारी कहते हैं। और ये इस सिस्टम के गुलाम हैं। सेंसस के डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है इनमें से 21% लोग मैट्रिक पास हैं और कहीं हजारों इनमें से ग्रेजुएट भी हैं। और इन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी का लालच दे के शहर बुलाया जाता है और फिर उनका सब कुछ छीन कर उन्हें इस दलदल में धकेल दिया जाता है। इस माफिया का सबसे रुला देने वाला सबसे घिनौना पहलू है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हर साल हमारे मुल्कों में हजारों बच्चे गायब होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल लगभग 60,000 से 1 लाख बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है। इनमें से बहुत से बच्चे इस माफिया की बैंड चढ़ जाते हैं। और आपको पता है इन बच्चों को 3 अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 रेंट अ बेबी यानी किराए के मासूम बच्चे। अरे यलम्मा, ये बच्चे का क्या गुड़गुड़ चालू है तुम लोग का? अरे इसको कितना बार बोली मैं, ऐसा साउथ का स्टार माफिक मोटा बच्चा लेकर घूमेगा तो कौन पैसा देगा? किसी को दया ही नहीं आती है। मेरा बच्चा। इसको बोला भाड़ा कम करने को। अरे क्या भाड़ा कम करना, परवड़ता नहीं तो छोड़ देना। मैं दूसरे सिग्नल पे चढ़ाएगी मेरे बाबला को। चलो आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक दफा एक ऐसी गैंग पकड़ी जो सलम से बच्चों को 300 से 800 रुपए किराए पर लेके आती थी। और वो औरत जो गर्मी में बच्चा लेके खड़ी होती है, अक्सर वो बच्चा उसका अपना नहीं होता। वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। और नंबर B है दी सेडिशन ट्रैप। कभी आपने सोचा है कि दिन भर धूप में शोर में बच्चा हमेशा सोता क्यों रहता है? असल में छोटे छोटे बच्चों को स्लीपिंग पिल्स या फिर नशे की सस्ती गोलियां खिलाई जाती हैं और अक्सर केसेस में उनके दूध में अफीम मिलाई जाती है। और अक्सर बच्चे तो इन नशों की वजह से नींद में ही दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत को भी भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब तक उनके जिस्म से बून आने लग जाए कि वो मर चुके हैं। और नंबर C पे आता है सबसे दर्दनाक, फोर्स डिसेबिलिटी यानी जबरदस्ती का अपाहिज। माफिया का एक रूल है, जितना ज्यादा दर्द उतनी ज्यादा कमाई। अगर बच्चा तंदुरुस्त होगा तो लोग पैसा नहीं देंगे, तभी मासूम बच्चों की हड्डियां तोड़ी जाती हैं और उनकी आंखों में एसिड या पॉइजन डाला जाता है या फिर उनके जिस्म को जलाया जाता है। और ये म्यूटिलेशन एक सोची समझी साजिश होती है ताकि हम जैसे व्यूवर्स जो सड़क पर उनको देखते हैं, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरस आए।
और अब हम बात करते हैं सुरेश मंजी की। सुरेश बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला आम सा मजदूर था। उसके 2 नन्हे छोटे छोटे से बच्चे थे और एक बीमार बीवी थी। 2022 में जब उसके गांव में कहत पड़ा तो वो काम की तलाश में कानपुर आया। उसने सोचा कि बड़ा शहर है, काम करके इतना पैसा तो कमा लूंगा कि घर का चूल्हा चल सके। कानपुर के यशोदा नगर में उसकी मुलाकात एक विजय नाम के शख्स से हुई। विजय ने बड़ी चालाकी से उसको चाय पिलाई और बड़े बड़े सपने दिखाए। विजय ने उससे कहा, भाई तुझे मैं एक फैक्ट्री में जॉब दिलाऊंगा, तू महीने का 15,000 कमाएगा। और बेचारे सुरेश की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। अगली सुबह वो जाकर कटी ब्रिज के नीचे पहुंचा, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री के मालिक नहीं बल्कि मौत के सौदागर खड़े थे। सुरेश को किडनैप किया गया और एक पुराने बेसमेंट में बंद कर दिया गया। सुरेश को कई दिनों तक भूखा रखा गया और बहुत मारा गया। और जब सुरेश का हौसला टूट गया तो एक रात उसको नशा दिया गया और जब वो अगले दिन जागा तो उसकी दुनिया अंधेरी थी। माफिया ने उसकी आंखों में इंजेक्शन डाल के उसको हमेशा के लिए अंधा कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दोनों हाथों की उंगलियां काट दी गई ताकि लोग देखकर डर जाएं और उसका कटोरा फौरन से भर दें पैसों के साथ। सुरेश को 70,000 रुपए में दिल्ली के गैंग को बेच दिया गया। उसे नोएडा के बिजी सिग्नल्स पर छोड़ दिया गया। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक वो अंधेरा और दर्द लिए भीख मांगता था। उसे दिन भर में सिर्फ 2 सूखी रोटी दी जाती थी खाने के लिए। सुरेश कहता है, मुझे रोना आता था, लेकिन माफिया के लोग कहते थे अगर रोगे नहीं तो लोग पैसा नहीं देंगे। मेरे रोने को उन्होंने मेरा प्रोफेशन बना दिया। और जब सुरेश का जिस्म इंजेक्शन की वजह से गलने लगा और वो भीख मांगने के काबिल नहीं रहा तो माफिया के लोगों ने उसे कचरे की तरह कानपुर के एक सुनसान रास्ते में फेंक दिया। वो बड़ी मुश्किल के साथ किसी तरह से अपने गांव पहुंचा, लेकिन अफसोस के साथ वो अब अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता था। सुरेश की कहानी इस सिस्टम पर एक तमाचा है। चलें अब बात करते हैं उस कमाई की। बैगर माफिया 1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ की इकॉनमी है। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये कई बड़े मुल्कों की जीडीपी से ज्यादा है। चलें अब इस अर्निंग को हम जरा ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए इस माफिया का मकसद क्या है और ये माफिया पैसा कैसे कमाती है। एक नॉर्मल सिग्नल पे बैठने वाला भिखारी दिन में 300 से 1000 कमा लेता है और कुछ प्रीमियम लोकेशंस हैं जैसे मंदिर, दरगाह, वहाँ का भिखारी दिन में आराम से 2000 कमा लेता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका 90% कलेक्शन माफिया के एजेंट ले जाते हैं। माफिया जानता है कि इंसान का दिल कब पिघलता है, इसलिए उन्होंने टैक्टिक्स बनाई हैं जैसे कि द रिलीजन कार्ड। चेन्नई में एक बड़ा ग्रुप पकड़ा गया जहां औरतें सुबह भगवा कलर पहनकर मंदिर के बाहर बैठी थी और वही औरतें शाम को बुरखे में मस्जिद के बाहर। और ये कपड़े धर्म को टारगेट करते हैं और ये माफिया धर्म के नाम पे पैसा कमाती हैं। और इन माफिया का एक और हथियार है दी बेबी प्रॉप। सोता हुआ बच्चा देखकर हर माँ का दिल पिघलता है, इसीलिए बेबीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है भीख मांगने के लिए। और कहीं भिखारियों के जिस्म पर जो जख्म होते हैं वो नकली होते हैं, रेड कलर की इंक और बैंडेज के इस्तेमाल करके। लेकिन सवाल वही है कि इतना पैसा जाता कहाँ पर है। इसका एक सिंपल सा जवाब है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है और इलीगल वेपन्स में और ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वेस्ट किया जाता है। आपका दिया हुआ 10 रुपए का नोट शायद किसी गन की गोली बन चुका हो। और एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में आता है कि क्या सरकार कुछ नहीं करती। एंटी बैगिंग लॉज हमारे मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन ना होने के बराबर है। जब भी पुलिस रेड मारती है तो भिखारियों को शेल्टर हाउसेस में ले जाया जाता है, लेकिन हमारे शेल्टर हाउसेस की हालत इतनी बुरी होती है कि भिखारी वहां से भागना चाहते हैं। अब जरा ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं। दुनिया के कई बड़े मुल्कों में यानी नॉर्वे और यूके, वहां पर भीख मांगने पे पाबंदी है, लेकिन वहाँ की सरकार सोशल सिक्योरिटी देती है। लेकिन हमारे मुल्कों की प्रॉब्लम ये है कि जो असल में मजबूर है उसको गवर्नमेंट सेफ्टी नहीं देती और माफिया इसी गैप का फायदा उठाती है। थाईलैंड जैसे मुल्क में भी इस तरह की माफिया मौजूद थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग के जरिए भिखारियों का डाटा बनाया और ट्रैफिकिंग को काफी हद तक रोका। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अब बात करते हैं द करप्शन लूप की। कई बार देखा गया है कि लोकल पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स इन ठेकेदारों से हफ्ता लेते हैं। जब तक ये गठजोड़ यानी नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक कोई लोग काम नहीं कर सकता। और अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट यानी हम और आप। हम क्यों पैसा देते हैं? अक्सर हम अपने गुनाह कम करने के लिए या तो सुकून पाने के लिए पैसा देते हैं। हमें लगता है कि हमने एक नेकी का काम किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना सोचे समझे भीख देना इस क्राइम को प्रमोट करता है। जब आप किसी एक बच्चे को पैसा देते हैं तो आप उसके हैंडलर को ये बात बता रहे हैं कि ये बच्चा प्रॉफिटेबल है, इसे यहीं पर खड़ा रखो, ये अच्छा पैसा कमाएगा। आप उस बच्चे की स्कूल जाने की उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आपकी एक हमदर्दी उस बच्चे के लिए सोने की जंजीर बन जाती है जिससे वो कभी तोड़ नहीं सकता। अब बात करते हैं कि हाउ टू ब्रेक द चेन। इसका सोल्यूशन क्या है? तो क्या हम बिल्कुल मदद ना करें? क्या हम फत्तर दिल बन जाएं?
बिल्कुल नहीं, हमें मदद करने का तरीका बदलना होगा। डोंट गिव कैश, कैश मत दें। अगर आपको तरस आ रहा है तो उस बच्चे को खाना खिला दें, बिस्किट का पैकेट दिला दें या चिप्स दिला दें या तो उसको पानी पिला दें। माफिया को सिर्फ कैश चाहिए, खाना नहीं। अगर आप कैश नहीं देंगे तो उनका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो जाएगा। एंड मेक श्योर यू रिपोर्ट द क्राइम। अगर आपको किसी बच्चे के जिस्म पर ताज़ा जख्म दिखें या बच्चा सस्पिशियसली नशे में हो तो फौरन 1098 चाइल्ड लाइन पर कॉल करें या तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपकी एक फ़ोन कॉल किसी बच्चे को सुरेश मंजी बनने से बचा सकती है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डायरेक्ट सपोर्ट टू NGOs। उन NGOs को डोनेट करें जो भिखारियों की रिहेबिलिटेशन पर और बच्चों की पढ़ाई पर काम करती है। वहाँ पर आपका पैसा सही जगह पर लगेगा। और मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भिखारियों को सिर्फ शेल्टर हाउस ना दें बल्कि उनको स्किल सिखाएं ताकि वो अपनी मेहनत के साथ रोटी कमा सकें। लेकिन एक बात याद रखें कि हर भिखारी बुरा नहीं होता और हर मदद करने वाला गलत नहीं होता। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सड़कों पर एक जंग चल रही है। एक तरफ हमारी इंसानियत है और दूसरी तरफ एक बेहिस माफिया। याद रखें, जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई होती रहेगी। जब तक आप सिग्नल्स पर पैसा फेंकते रहेंगे तब तक बच्चे किडनैप होते रहेंगे। सुरेश मंजी की आंखें तो चली गईं, मगर वो माफिया हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस नरक के कारोबार का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप बनेंगे या आप इसे खत्म करना चाहते हैं। और एंड में आप सबसे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप चाहते हैं कि ये सोच हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के ग्राउंड रियलिटीज हम आपके घर तक पहुंचा सकें। और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि भीख मांगने पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। चलें, अब मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए होशियार रहिए और सेफ रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।